नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे भारतीय संविधान के पीछे की सोच, उसका दर्शन, उसकी फिलॉसफी। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास है एनसीईआरटी की किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का 10वां चैप्टर, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अपना संविधान सिर्फ नियमों और कानूनों का एक गट्ठर है? हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। या फिर इसमें कुछ गहरे नैतिक सिद्धांत, एक विजन, एक सपना भी छुपा हुआ है? आइए इसी को खोलते हैं आज। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अक्सर लगता है, जैसे आपने कहा, कि कानून अलग चीज है। हाँ। और नैतिकता मतलब मोरालिटी वो अलग है। हाँ। पर असल में ऐसा होता नहीं है। आप देखिए, कितने सारे कानून हमारे गहरे मूल्यों से ही तो जुड़े होते हैं। जैसे वो कानून जो भेदभाव को रोकता है। हाँ, बिल्कुल। वो समानता के मूल्य से जुड़ा है ना? बात है। तो इसीलिए संविधान को सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह देखना काफी नहीं है। उसे एक मॉरल विजन, एक नैतिक दृष्टि वाले दस्तावेज की तरह देखना चाहिए। अच्छा। और इसके लिए एक पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच, मतलब एक राजनीतिक दर्शन वाला नजरिया अपनाना जरूरी हो जाता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच, ये क्या है? मतलब थोड़ा और समझाएंगे इसे? हाँ, देखिए, इसका मतलब है कि हम संविधान में जो कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल हुए हैं, जैसे अधिकार हो गए या नागरिकता, अल्पसंख्यक, लोकतंत्र, इनके पॉसिबल मीनिंग्स, इनके अलग अलग गहरे अर्थ क्या हो सकते हैं, उनको समझें। ओके। साथ ही ये समझें कि हमारा संविधान किन आइडियल्स, किन ऊंचे आदर्शों पर खड़ा है, उनका पूरा सेट क्या है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स यानी संविधान सभा में जो बहसें हुई थीं, उनको संविधान के साथ रख कर पढ़ना चाहिए। अच्छा, वो डिबेट्स क्यों इतनी जरूरी हैं? वो इसलिए कि उनसे पता चलता है कि जो वैल्यूज संविधान में डाली गई वो क्यों चुनी गई, उनके पीछे क्या तर्क थे, क्या जस्टिफिकेशन था। और यही बहसें हमें आज भी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था चल रही है, उसके पीछे के प्रिंसिपल्स को समझने में मदद करती हैं। अच्छा, तो फिर मुद्दे पर आते हैं। हमारे संविधान की पॉलिटिकल फिलॉसफी आखिर है क्या? क्योंकि जैसा आपने बताया, ऐसे किसी एक शब्द में बांधना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये मुश्किल है, कोई एक लेबल नहीं लगा सकते आप। हाँ, वही। ये लिबरल भी है, डेमोक्रेटिक भी है, एगैलिटेरियन यानी समतावादी भी है, सेक्युलर, फेडरल, बिल्कुल। कम्युनिटी वैल्यूज का भी सम्मान करता है, माइनॉरिटीज और जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखता है। सही। और साथ ही एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी बनाने की भी कोशिश करता है। पर इन सब के नीचे एक चीज जो मुझे दिखती है, वो है शांतिपूर्ण और डेमोक्रेटिक तरीकों पर जोर। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये फाउंडेशनल है। और अगर हम इसके फीचर्स को एक एक करके देखें तो शायद तस्वीर और साफ होगी। हाँ, देखते हैं। तो पहला और बहुत मुख्य फीचर है इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर। ये कोई अचानक से आई चीज नहीं है। ये राजा राममोहन रॉय के समय से जो सामाजिक सुधार के आंदोलन चल रहे थे, हाँ, वो पूरा इतिहास है। और फिर हमारा स्वतंत्रता संग्राम, ये उसकी देन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी बोलने की आजादी। हाँ। या फिर आर्बिट्रेरी अरेस्ट, मतलब मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा, जैसे रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था, याद है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सब लिबरल आइडियोलॉजी, उदारवादी विचारधारा का ही हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ वेस्टर्न लिबरलिज्म की कॉपी है? क्योंकि भारत की जरूरतें, यहाँ का समाज तो अलग था। इसमें सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का पहलू भी तो बहुत मजबूत दिखता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही भारतीय उदारवाद की खासियत है। ये सिर्फ पश्चिम की नकल नहीं है। अच्छा। हाँ, इंडियन लिबरलिज्म हमेशा से, शुरू से ही सोशल जस्टिस से जुड़ा रहा है। इसका सबसे बड़ा, सबसे साफ उदाहरण है शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण का प्रावधान। हाँ, रिजर्वेशंस। हाँ, संविधान बनाने वालों को यह एहसास था कि सिर्फ फॉर्मल इक्वालिटी, मतलब कागज पर बराबरी का अधिकार दे देना काफी नहीं होगा। सदियों से जो अन्याय होता आया है, जो एज ओल्ड इनजस्टिसेस हैं, उनको दूर करने के लिए, उनको मिटाने के लिए स्पेशल मेजर्स, कुछ विशेष कदम उठाने ही होंगे। सही बात है। और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में ही नहीं, आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखिए, उनमें भी सोशल जस्टिस पर कितना जोर दिया गया है। तो मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल जस्टिस, ये दोनों साथ साथ चलते हैं हमारे संविधान में। बिल्कुल, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब तीसरा अहम पहलू देखते हैं, डाइवर्सिटी और माइनॉरिटी राइट्स का सम्मान। हाँ, ये तो भारत जैसे देश के लिए बहुत ही क्रूशल रहा होगा, इतनी विविधता। कॉन्स्टिट्यूशंस ने क्या किया कि उन्होंने कम्युनिटीज को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया,
इंडिविजुअल पर फोकस किया। हाँ, इंडिविजुअल राइट्स पर। हाँ, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने कम्युनिटी बेस्ड राइट्स को भी मान्यता दी। जैसे धार्मिक समुदायों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने का अधिकार दिया गया। अच्छा, हाँ, आर्टिकल 30। बिल्कुल। इससे ये साफ पता चलता है कि हमारे संविधान ने धर्म को सिर्फ एक प्राइवेट मैटर, एक निजी मामला नहीं माना। इसे समुदाय की पहचान का, कम्युनिटी आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा माना गया। और इसी से जुड़ा हुआ है सेक्युलरिज्म का मुद्दा, है ना? जी, धर्मनिरपेक्षता। बिल्कुल। ये शब्द बहुत सुना जाता है, पर भारतीय सेक्युलरिज्म कहते हैं कि वेस्टर्न मॉडल से अलग है। वो मॉडल जहाँ स्टेट और रिलीजन बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हाँ, म्यूचुअल एक्सक्लूजन जिसे कहते हैं। हाँ, तो अपना मॉडल कैसे अलग है? देखिए, इसमें 2 मुख्य अंतर हैं जो इसे वेस्टर्न मॉडल से अलग बनाते हैं। बताइए। पहला, जैसा अभी हमने बात की, यहाँ इंटर कम्युनिटी इक्वालिटी यानी अलग अलग समुदायों के बीच बराबरी को इंडिविजुअल इक्वालिटी यानी व्यक्ति की बराबरी जितना ही जरूरी समझा गया। अच्छा। इसीलिए धार्मिक समूहों को राइट्स मिले ताकि वो अपनी पहचान बनाए रख सकें और दूसरे समुदायों के बराबर आ सकें। और दूसरा अंतर? दूसरा अंतर ये है कि समाज में जो गहरी जड़ें जमा चुकी बुराइयां थीं, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, उनको खत्म करने के लिए स्टेट का इंटरवेंशन, राज्य का हस्तक्षेप जरूरी समझा गया। मतलब राज्य चुपचाप नहीं बैठ सकता था। सही बात है। इसलिए भारत में एक अनोखा रास्ता अपनाया जिसे कहते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस यानी सिद्धांत आधारित दूरी। प्रिंसिपल डिस्टेंस? हाँ, ये क्या है? मूल्य है उनको बचाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए जरूरत पड़ने पर धर्म के मामलों में इंटरवीन भी कर सकता है यानी हस्तक्षेप कर सकता है, और जरूरत ना हो तो एब्स्टेन भी कर सकता है यानी दूर भी रह सकता है। अच्छा, तो मतलब जरूरत के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। स्टेट धार्मिक मामलों में मदद भी कर सकता है और जरूरत पड़े तो बाधा भी डाल सकता है। ये इस पर डिपेंड करेगा कि किस कदम से संवैधानिक मूल्य ज्यादा मजबूत होते हैं। ये तो बहुत न्यूआंस्ड अप्रोच है, मतलब बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये भारतीय समाज की सच्चाइयों को ध्यान में रखकर बनाया गया मॉडल है। ये तो वह संविधान के कोर फीचर्स, उसके वैचारिक स्तंभ। अब अगर हम कुछ ठोस उपलब्धियों की बात करें, सब्सटेंटिव अचीवमेंट्स की। हाँ, जरूर। कुछ बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। सबसे पहली और शायद सबसे क्रांतिकारी उपलब्धि थी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज को अपनाना, यानी सभी वयस्क नागरिकों को वोट का अधिकार। हाँ, और वो भी संविधान लागू होने के साथ ही। आप सोचिए, उस वक्त कई स्थापित पश्चिमी लोकतंत्रों में भी महिलाओं को या गरीबों को वोट का अधिकार नहीं था, या बहुत बाद में मिला। सही बात है, ये बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल, और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इंडियन नेशनलिज्म, जो हमारा राष्ट्रवाद था, वो शुरू से ही एक ऐसी पॉलिटिकल व्यवस्था चाहता था जो हर सदस्य की मर्जी पर, उसकी इच्छा पर आधारित हो। अच्छा। इसकी झलक हमें बहुत पहले 1895 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल में भी मिलती है, और फिर 1928 की मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में तो साफ साफ वयस्क मताधिकार की बात कही गई थी। तो ये एक लंबी सोच का नतीजा था। हाँ, दूसरी बड़ी सब्सटैंटिव अचीवमेंट है फेडरलिज्म यानी संघवाद। लेकिन भारतीय संघवाद भी अपनी तरह का अनोखा है। कैसे? इसे कहते हैं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म यानी असंवैधानिक संघवाद। एसिमेट्रिक मतलब ये कि जरूरी नहीं कि संघ की सभी इकाइयों यानी राज्यों को बिल्कुल बराबर शक्तियां या स्टेटस मिले। अच्छा। उदाहरण के लिए जैसे आर्टिकल 371 और उसके तहत जो अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। हाँ, ये उन राज्यों की स्पेसिफिक जरूरतों, उनकी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हाँ, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के लिए। बिल्कुल। ये अमेरिकन फेडरलिज्म से अलग है, जहां ज्यादातर सभी स्टेट्स को एक जैसी पावर्स देने पर जोर रहता है। हाँ, एक सिमेट्री रहती है। इसी से जुड़ा है लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। ये भी भारत की एक बड़ी विशेषता है, जिसने भाषाई पहचानों को राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ने में मदद की। हाँ, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। बिल्कुल। तो इन सभी चीजों के जरिए एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म, कोशिश ये की गई कि नेशनल आइडेंटिटी और जो रीजनल या कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, उनके बीच एक बैलेंस बनाया जा सके, संतुलन साधना। हाँ, सरदार पटेल ने संविधान सभा में कहा था कि हमारा लक्ष्य एक समान समुदाय, वन कम्युनिटी बनाना है, जहां ये अलग अलग पहचानें भी रहें और एक बड़ी राष्ट्रीय पहचान भी हो। ये तो हुई सब्सटैंटिव अचीवमेंट्स। प्रक्रियात्मक मतलब प्रोसीजरल अचीवमेंट्स के बारे में क्या कहेंगी? जो तरीका अपनाया गया उसमें क्या खास था? हाँ, प्रोसीजरल अचीवमेंट्स भी बहुत महत्वपूर्ण है,
इसमें मैं 2 बातों पर जोर दूंगी। बताइए। पहला, पॉलिटिकल डिलिबरेशन यानी राजनीतिक विचार विमर्श में गहरा विश्वास। देखिए, ये सच है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव सीमित मताधिकार पर हुआ था, तो शायद हर समूह की आवाज सीधे तौर पर वहां नहीं थी। हाँ, ये क्रिटिसिज्म आती है। तो आप देखेंगे कि मेकर्स कितने इंक्लूसिव होना चाहते थे। वो हर मुद्दे पर गहराई से सोचते थे और अपनी बात रखते हुए सेल्फ इंटरेस्ट या गुटबाजी के बजाय रीजंस यानी तर्कों पर जोर देते थे। मतलब बहस का स्तर बहुत ऊंचा था। बहुत ऊंचा। और दूसरी प्रोसीजरल अचीवमेंट इसी से जुड़ी है, वो है कॉम्प्रोमाइज और अकोमोडेशन की भावना, मतलब समझौते और समायोजन का जज्बा। कॉम्प्रोमाइज, हाँ। क्या ये अच्छी बात है? हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल। देखिए, जब इतने डाइवर्स इंटरेस्ट्स और वैल्यूज हों तो ये मुमकिन नहीं कि हर कोई अपनी बात 100% मनवा ले। सही बात है। ऐसे में ये मानना कि हर जरूरी मूल्य को थोड़ा थोड़ा सिक्योर करना, थोड़ा थोड़ा हासिल करना भी नैतिक रूप से सराहनीय है, मॉरली कमेंडेबल, ये बहुत बड़ी बात थी। और खासकर तब जब ये फैसले जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि फ्री डेलिब्रेशन, खुले विचार विमर्श के बाद लिए गए हों। तो मतलब सबको साथ लेकर चलने की कोशिश। बिल्कुल, यही भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद बनी। लेकिन इतनी सारी अच्छी बातों के बावजूद संविधान की क्रिटिसिज्म्स, आलोचनाएं भी तो होती हैं। हाँ, होती है और होनी भी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र में ये जरूरी है। जैसे एक क्रिटिसिज्म आती है कि ये बहुत बड़ा, बहुत बोझिल है। हाँ, ये कहा जाता है, लेकिन ये आलोचना पूरी तरह टिकती नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का संविधान सिर्फ उस एक किताब में नहीं होता जो हम देखते हैं। अच्छा। हाँ, कई देशों में बहुत सी जरूरी चीजें, जैसे चुनाव कैसे होंगे या सरकारी संस्थाएं कैसे काम करेंगी, वो अलग अलग कानूनों में होती हैं। भारत ने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन जैसे कई महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशंस के प्रोविजंस भी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में ही शामिल कर लिए। हाँ, अच्छा, इसलिए इतना मोटा हो गया। हाँ, इससे ये बड़ा जरूर हो गया, पर चीजें ज्यादा स्पष्ट और एक जगह आ गईं। ठीक है। दूसरी आलोचना है कि ये अनरिप्रेजेंटेटिव था, मतलब इसमें सबका प्रतिनिधित्व नहीं था। हाँ, ये एक ज्यादा गंभीर आलोचना है, इस पर हमें थोड़ा रुककर सोचना होगा। देखिए, रिप्रेजेंटेशन के 2 पहलू होते हैं। एक है वॉइस यानी आवाज, और दूसरा है ओपिनियन यानी विचार। वॉइस और ओपिनियन। हाँ, वॉइस के स्तर पर, क्योंकि चुनाव सीमित मताधिकार पर हुए थे, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये पूरी तरह रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, हर किसी की सीधी आवाज वहां नहीं थी। पर अगर हम ओपिनियन यानी विचार के स्तर पर देखें, तो संविधान सभा की बहसों में इतने डाइवर्स इश्यूज उठाए गए, इतने अलग अलग नजरिए सामने आए कि ये कहना गलत होगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। मतलब विचारों का प्रतिनिधित्व था। काफी हद तक था। मेकर्स ने कोशिश की कि अलग अलग समूहों की चिंताओं को समझा जाए और उन्हें एड्रेस किया जाए। आप देखिए, दलित समुदाय में डॉक्टर अंबेडकर और संविधान के प्रति आज भी कितना सम्मान है। हाँ, ये तो है। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्हें लगा कि उनकी आकांक्षाओं को, उनके विचारों को संविधान में जगह मिली है, भले ही सीधे चुनाव से हर कोई वहां ना पहुंचा हो। और एक तीसरी आलोचना भी है कि ये संविधान एलियन है, बाहरी है, भारतीय नहीं है, इसमें पश्चिमी विचारों की भरमार है। हाँ, ये आरोप ही लगता है। और ये सच है कि हमारा संविधान मॉडर्न है और इसमें वेस्टर्न विचारों का प्रभाव साफ दिखता है, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी। हाँ। पर इसे एलियन कहना या ये कहना कि ये सिर्फ बाहरी है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ब्लाइंड बोरोइंग, अंधी नकल नहीं थी। तो क्या था? ये इनोवेटिव बोरोइंग यानी रचनात्मक उधार, और सिलेक्टिव अडेप्टेशन यानी चयनात्मक अनुकूलन था। जरूरत के हिसाब से चीजों को लिया गया और उन्हें भारतीय कॉन्टेक्स्ट में ढाला गया। अच्छा। और ये भी याद रखना चाहिए कि आधुनिक पश्चिमी विचार भारतीयों के लिए बिल्कुल अनजाने नहीं थे। राजा राममोहन रॉय के जमाने से लेकर अंबेडकर और अन्य दलित चिंतकों तक कई भारतीय ने इन मॉडर्न आइडियाज को खुद अपनाया था। हाँ, सामाजिक सुधार आंदोलनों में। बिल्कुल। उन्होंने इन्हें अपनाया और अपनी ही परंपराओं की बुराइयों के खिलाफ प्रोटेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया। तो ये बाहरी विचार नहीं रह गए थे, ये भारतीय संघर्ष का हिस्सा बन चुके थे। तो हुआ ये कि वेस्टर्न मॉडर्निटी और जो हमारी लोकल कल्चर थी, उनके इंटरैक्शन से, उनके मेल जोल से एक हाइब्रिड, एक मिली-जुली ऑल्टरनेटिव मॉडर्निटी उभरी। हमारा संविधान उसी का नतीजा है। मतलब ये उधार लेकर भी अपना बना लिया गया। एक तरह से हाँ।
वैसे संविधान सभा में भी आलोचक थे कि हनुमंथैया जैसे सदस्य थे जिन्होंने इसकी तुलना अंग्रेजी बैंड से की थी कि ये भारतीय संगीत नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ये बहस अंदर भी चल रही थी। पर मेरा मानना है कि एलियन वाला आरोप पूरी तरह से सही नहीं बैठता। ठीक है, आलोचनाओं की बात हुई। अब क्या संविधान की कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल है। कोई भी दस्तावेज परफेक्ट नहीं होता और समय के साथ कुछ सीमाएं नजर आती हैं। जैसे कि एक तो ये कि नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता का जो विचार है वो कभी-कभी जरूरत से ज्यादा सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीकृत लगता है। राज्यों को और स्वायत्तता की जरूरत महसूस होती है कई बार। केंद्र और राज्य संबंधों में ये तनाव दिखता है। हाँ, दूसरी बात जेंडर जस्टिस यानी लैंगिक न्याय के कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, खासकर परिवार के अंदर के मामले जैसे संपत्ति का अधिकार या घरेलू हिंसा से जुड़े कुछ पहलू, उन पर संविधान उतना प्रभावी ढंग से ध्यान नहीं दे पाया जितना शायद देना चाहिए था। अच्छा। और तीसरी सीमा जो अक्सर बताई जाती है वो ये कि कुछ बेसिक सोशियो इकोनॉमिक राइट्स जैसे काम का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, इनको फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा नहीं बनाया गया। हाँ, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। हाँ, उन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया जिससे उन्हें कानूनी तौर पर लागू करवाना, लीगली इन्फोर्सेबल, मुश्किल हो जाता है। अब इन लिमिटेशंस के अपने ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं, उस समय की मजबूरियां हो सकती हैं, और ऐसा नहीं है कि इन्हें दूर नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन हुए हैं, अदालतों ने व्याख्याएं की हैं, कानून बने हैं। हाँ, कोशिशें जारी हैं। बिल्कुल, पर ये सीमाएं हैं, ये मानना पड़ेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सीमाएं संविधान की कोर फिलॉसफी को, उसके मूल दर्शन को खतरे में नहीं डालती। बुनियाद अभी भी मजबूत है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर अस टुडे? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज है। बिल्कुल सही। इसके जो कोर फीचर्स हैं, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, विविधता का सम्मान, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, राष्ट्रीय एकता और सबसे बढ़कर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास, यही चीजें इसे आज भी जिंदा रखती हैं, प्रासंगिक बनाती हैं। और ये जो पूरा विजन है, ये कहीं बाहर से नहीं आया। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कोख से जन्मा है। उन संघर्षों, उन बहसों, उन सपनों का नतीजा ये। बिल्कुल। और अगर आप संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल को देखें तो वो इस पूरे विजन का सार है। वो शुरुआती होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग, आम नागरिक, वो खुद अपनी डेस्टिनी के, अपनी नियति के निर्माता हैं। सत्ता का स्रोत लोगों में है। और लोकतंत्र वो साधन है, वो जरिया है जिससे लोग अपनी नियति तय करेंगे। सही। देखिए, इतने साल हो गए संविधान को लागू हुए, 70 साल से ज्यादा। इस दौरान बहुत मतभेद हुए हैं, बहुत चुनौतियां आई हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल। कभी भाषा को लेकर, कभी क्षेत्र को लेकर, कभी धर्म को लेकर, कभी जातियों को लेकर तनाव हुए हैं, टकराव हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आज भी भारत एक लोकतंत्र के रूप में खड़ा है, एकजुट है, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय इसी संविधान के विजन को जाता है। कौन सा विजन? वही विजन कि हम सब अपनी तमाम विविधताओं के बावजूद इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आधार पर, यानी समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के आधार पर एक साथ रह सकते हैं और मिलकर तरक्की कर सकते हैं। यही सपना हम सबको जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत खूब कहा आपने। तो आज की इस बातचीत को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल, एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। आज जब हम अपने आसपास देखते हैं, संवैधानिक मूल्यों पर, संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर अक्सर सवाल उठते हैं, बहसें होती हैं। हाँ, होती हैं। तो क्या ऐसे समय में हम उन बुनियादी सिद्धांतों को, उन तर्कों को, उन बहसों को याद रख पा रहे हैं जिन्होंने इस संविधान को वो रूप दिया था जो आज हमारे सामने है? ये बहुत जरूरी सवाल है। क्या हम उस फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं? इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि वो दर्शन ही हमें रास्ता दिखा सकता है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा ही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।